बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो जेल से एक उनका ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उसको शेयर किया गया। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। अब मौजूदा हिस्ट्री में तो कोई ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ, जरदारी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ, बाकी जो मौजूदा लीडर्स हैं उनके साथ नहीं हुआ। सबसे बुरा सलूक हुआ था जावेद हाशमी साहब के साथ, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मेरे साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। हाँ, माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बहुत बुरा हुआ, बादशाह खान जेल में रहे, कुछ और लोग जेल में रहे, ज़िया-उल-हक़ के दौर में बड़े कोड़े शोड़े मारे गए, बड़ा जुल्म किया गया, और दीगर अदवार में भी होता रहा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, इसकी तो मौजूदा दौर के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल मौजूद नहीं है जो उनके साथ ज्यादती हो रही है जेल में। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हत्ता के जो अयूब खान को बड़ा गुस्सा था अपने मुखालिफिन पे, लेकिन उसने भी जो है ना वो सियासतदानों की बेगमात के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बड़ा जुल्म किया अयूब खान ने। लेकिन उसके बाद अब ज़िया-उल-हक़ के दौर में अगर आप देखें या याह्या खान के दौर में आप देखें तो शेख मुजीब की बीवी के साथ भी ये नहीं किया गया, ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी के साथ ये किया गया, बल्कि डंडे वंडे उन्हें परे बार एहतजाज में ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस तरह उनको जेल में नहीं डाला गया जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया, ये शिकवा ठीक है, नवाज शरीफ को पकड़ा परवेज़ मुशर्रफ ने, लेकिन उनकी बीवी के साथ वो नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। अब ये इंतहाई तकलीफ दे बात है इमरान खान साहब की फैमिली के लिए, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि एक आदमी को जेल में बंद किया हुआ है और बेगुनाही बंद किया हुआ। 9 मई के मुकदमे में क्या निकाल लेंगे इमरान खान में से? अदालतें इंसाफ दे नहीं रही, पूरी की पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उसको काबू कर लिया गया है, और अदालतों में इंसाफ नहीं है तो अदालतों से इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी खत्म है। अब अदालतें इमरान खान को इंसाफ तभी देंगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों को इस बात की इजाजत देगी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उन्हें अकल आ जाए या उनकी अकल टिकाने आ जाए, और अकल टिकाने लाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को उठना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी तक तो नहीं उठी। वो कब उठेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कभी भी सानिया हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उन्हें अवाम का असल में सामना करना पड़ जाए। तो मामला जो है वो चंद दिन का ही है, यानी चंद घंटों का ही। आप समझ लें कि जिस वक्त अवाम खड़ी होगी उस वक्त तो कहानी हो जाएगी खत्म। अब इमरान खान साहब ने बड़ी तकलीफ दे बात की कि वजू करने के लिए जो पानी है वो भी गंदा है और उसमें मिट्टी मिली हुई होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को आए हुए कई घंटे हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया ही नहीं। ये इतनी तकलीफ दे बात है, इस पे पहुंचा लाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनके वज़रा को उठ के इसके ऊपर रोला डालना चाहिए था। उनका वज़ीर आला जिसको सारे वोट इमरान खान के पड़े हैं और आज वो इमरान खान की वजह से वज़ीर आला बना है, जो वज़रा हैं उन सारे वोट इमरान खान की वजह से पड़े हैं, वो सारे इमरान खान की वजह से आज वज़रा हैं। जितने पार्लियामेंटेरियन या सेनेटर्स हैं किसी ने कोई रोला नहीं डाला, नजर ही कहीं नहीं आ रहा। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग रोध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को नहीं उठाया। इमरान खान साहब का जो मसल्स हैं वो लगातार वीक हो रहे हैं, वो लटक रहा है जिस्म उनका। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो उनकी उम्र 70 साल से जायद है, और इमरान खान साहब ने अपने आप को यंग रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए, अपनी उम्र से छोटा रखने के लिए उन्होंने बड़ी सख्त कसरत की अपनी जिंदगी में, उन्होंने बड़ी एक्सरसाइज की है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि इस आदमी को बूढ़ा करो, इस आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दो कि लोग मायूस हो जाएं। अब वो करने के लिए उन्हें 22 घंटे तक वो कमरे के अंदर बंद रखते हैं, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते, उन्हें मौका नहीं देते कि वो वर्जिश करें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने मसल्स को मजबूत रखें। तो लगातार जो है वो उनका मैस गिर रहा है, उनका वजन भी गिर रहा है, उनके मसल्स भी कमजोर पड़ रहे हैं और उनके जिस्म का गोश्त लटक रहा है। ये मुझे उनकी फैमिली भी ये बात कंफर्म करती रहती है। तो इस वजह से, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इस आदमी को कमजोर करें, जिस्मानी तौर पर भी इनको तोड़ें और जो है वो ज़हनी तौर पे भी इनको कमज़ोर करें। इमरान खान कहते हैं जी मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई, टीवी और अखबार भी बंद है, बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके मैं वक्त गुजार रहा हूँ, मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हैं,
कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मुयसर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद है अपनी मर्जी के बंदों से। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं जो बंदे मुझे जेल में मिलने आते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आते हैं। अब जो मिलने जाते हैं वो जरा अपना एहतसाब कर लें। अलीमा खान साहबा तो बड़े लंबे अरसे से मिल नहीं पा रही, उनका तो मुलाकात बंद किया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं या उनके इत्तेहादी हैं उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो बंदे मिल रहे हैं जैसे कि बैरिस्टर सैफ मिल लेता है जाके, या कुछ वकील हैं एक दो वो मिल लेते हैं जाके, तो उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदों से मेरी मुलाकात करवा देते हैं और दीगर मुलाकातें मेरी बंद हैं। तो उन बंदों पर इमरान खान साहब ने एक तरह का अदम एतमाद किया है। मैं वादे पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ये बात ठीक है, तहरीक का मोमेंटम नहीं बना अभी। जैसे तहरीक का मोमेंटम अगस्त में बन गया था ना कि सितंबर अक्टूबर में जाके इमरान खान साहब बाहर निकालेंगे लोगों को, तो उस वक्त तक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बन रहा था। फिर जो नवंबर की तहरीक का मोमेंटम बना वो भी बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम बना ही नहीं अभी तक, वो वाली चीज अभी तक नहीं हुई। हाँ ये जरूर है कि पहले अवाम ज्यादा तगड़े थे और बहुत एक्टिव थे, बड़े खुलकर सामने आ रहे थे और लीडरशिप हल्की पड़ी हुई थी। आजकल लीडरशिप जोर लगा रही है लेकिन अवाम के अंदर वो दिलचस्पी पहले जैसी नहीं है, ये माननी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान साहब का सिर्फ झंडा खड़ा करते थे ना तो लोग भर देते थे जलसागाह को, वहां पे जो माजी में अब जलसे वलसे हो रहे हैं उनमें वो लोगों की दिलचस्पी उस तरह नजर नहीं आ रही। ये जरूर है कि वो बड़े जलसे हैं, तगड़े जलसे हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, लेकिन जो एक अलग किस्म का होता था ना कि जैम पैक किस्म का जलसा हो जाना, वो अभी तक हमें कहीं पे नजर नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे सारी दुनिया जानती है वो क्या जलसे थे। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में किया जा रहा है आप वो ना देखते। इंतखाबी निशान दोबारा छीने जा रहे हैं, वोटों का रद्दोबदल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सुबह बदरियां हो रही हैं, जो असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ हुआ, जो सुहेल आफरीदी के साथ हुआ। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बर्फ़ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तो पिघल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई मरतबा इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफर लेकर गए, यहाँ तक कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अरसा सियासत से छुट्टी कर लें, फिर वापस आएँ, फिर आप सियासत करें। ये भी कहा गया कि आप बनी गाला में चले जाएं, ये भी कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। अलग अलग तरह की बातें इमरान खान साहब को ऑफर की गई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं को बात। ये बार बार ऑफर आती है इमरान खान साहब को, ऐसा नहीं है कि एक आध दफ़ा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटीड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहां के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहां के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक्तदार और अपने कंट्रोल के लिए। यानी एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे एफए पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये जीबी को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए दूसरी जमातें बाहर से बंदे ले लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10 20 30 बंदे दिखाते हैं, पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हल्के में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ आपने वोट डालना है तो फिर आपने किसको वोट डालना है। ये सारी कहानी जो है वो इस सफ़े पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं,
तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हलकों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर के लोगों से, ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे खानदान ओवरसीज हैं और इनके पास काफ़ी पैसा है। आज़ाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो लोग वहाँ पे पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं, तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है। ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर, कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे और आप कल को मिनिस्टर भी बन जाएंगे, तो आपने इनकी बातों पे कान नहीं धरने। बहुत सारे दिहाड़ीबाज जो है वो मार्केट में फिर रहे हैं। यही काम बलूचिस्तान में किया गया था। एक एक हल्के के लिए 10-10 बंदों से करोड़ों रुपए लिए गए थे। एक बंदा है वो 2 करोड़ दे गया, एक बंदा उससे 5 करोड़ ले लिए, एक बंदा उससे 7 करोड़ ले लिए, एक और बंदा उससे 3 करोड़ ले लिए। तो इस तरह एक एक हल्के के लिए 10-10 बंदों से पैसे पकड़े गए थे बलूचिस्तान में। और बाद में जब ये लोग पैसे वापस मांगने के लिए गए तो इनको कहा गया, कौन से पैसे भाई, तुम्हें वहां पे थोड़े से वोट पड़ते तो हम तुम्हें जितवाते, दौड़ जाओ यहां से। अब वो पैसा ऐसा तो होता नहीं है जिसका कोई कानूनी रिकॉर्ड हो पीछे से। ये नहीं, जब आप इस तरह का पैसा है जो आप रिश्वत में दे रहे हैं, तो वो आप रिकॉर्ड का पैसा निकाल के तो रिश्वत में नहीं देंगे ना, वो तो आप पैसा इधर उधर से कहीं से निकालेंगे और निकाल के आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के अंदर जो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिनको सियासत का कीड़ा है या खुजली है, तो मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि आपने अपने करोड़ों रुपए जाया कर देने हैं। यही बंदे दिहाड़ियां लगा के पहले आए हुए हैं। जावेद लतीफ ने बताया था कि लाहौर के अंदर भी एक ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिए थे। बलूचिस्तान के लोग किस्से आज भी सुनाते हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमें ना एमपीए बनाया ना एमएनए बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पैसा जाया ना करें। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये दिहाड़ी लगा के निकल जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अभी वहीं पे जीबी में इलेक्शन चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी है, मगर बिलावल और उनकी बहन इनके प्रोटोकॉल के लिए गवर्नर पंजाब भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या उनके पास एनओसी है। इलेक्शन के इस माहौल में एक गवर्नर भी वहां पे पहुंच गए, तो देखिए एक तरफ कितना फ्री हैंड है, आप इंजॉय करें। यही बिलावल और मरियम, इन्हें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड था 2020 में भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इनके पास आज भी फ्री हैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया गया। ना उनके पास अपना निशान है, ना वो कंपेन कर सकते हैं, ना वो लोगों में जा सकते हैं, लेकिन नौजवानों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। चाहे गजर हो, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे गांचे हो, कहीं पे भी, चाहे गिलगित हो, कहीं पे भी आप चले जाए, अस्तोड़ चले जाए, हर जगह पे बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM का अलायंस खड़ा है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो डेवलपमेंट हो रही है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से हो रही है। ख्वाजा साद रफीक का स्टेटमेंट आपने देखा, 1-2 और वजीर भी बोलना शुरू हो गए। फाद हुसैन ने भी एक कॉलम लिख दिया, ये साबिक वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट के, कि जी वज़रा कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे। तो फाद हुसैन साहब के इसके पीछे 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाहते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं कि शायद दोबारा वो कैबिनेट में चले जाएं, क्योंकि वो पहले कैबिनेट का हिस्सा थे। जब वो कैबिनेट में थे तब उन्हें कैबिनेट बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि उस कैबिनेट ने पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत की थी। उस कैबिनेट ने सत्यानाश कर दिया था। तो फाद हुसैन उस कैबिनेट का हिस्सा थे, और अब फाद हुसैन को कैबिनेट अच्छी नहीं लग रही, और मेरे ख्याल में एक तरह की सीवी है कि जनाब मुझे कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जाए। तो फाद हुसैन साहब को दोबारा शामिल हो जाना चाहिए ताकि कैबिनेट उनको अच्छी लगना शुरू हो जाए। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का भी एक गिले शिकवे वाला एक ट्वीट आया कि जनाब 80,000 रुपया भी ले लिया हमसे और हमें रसीद भी कोई नहीं दी, और ये निज़ाम चल रहा है। अगर एक वफाकी वजीर की ये हैसियत है तो किसी और की क्या होगी। फिर थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनाब मेरा जो घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, सरकारी घर, वो टूट फूट का शिकार है। मैंने मोहसिन नकवी के तरले किए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करवा के दे रहा, अपने घर का दरवाजा नहीं ठीक करवा पा रहा। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ख्वाजा आसिफ हो जाए, ख्वाजा साद हो जाए, या बाकी लोग, ये सारे ना इन चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर रख रहे हैं। इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब का इक्तदार ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, इनके इक्तदार का सूरज गरूब हो जाएगा। इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। तो PMLN के लिए सियासत के रास्ते बंद हो जाएंगे, दोबारा सियासत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब ये ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब हम तो बांध दिए गए थे और इमरान खान के खौफ की वजह से हम फंस गए थे, इमरान खान का किया हमारे सामने आ गया। आसिम मुनीर का बुरा वक्त आते ही उनका नाम भी कोई नहीं लेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, लेकिन हम लिया करेंगे, हम बताया करेंगे लोगों को कि एक फलाना जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, और उनकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया।
ये जो लोग आज झंडा उठाई फिरते हैं ना आसिम मुनीर का, ये आसिम मुनीर साहब मेरे से कोरे कागज पर लिख कर ले लें, अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद इनमें से किसी ने नाम भी लिया ना तो मुझे आगे पूछ लीजिएगा कि जनाब इन्होंने नाम लिया, हम आपका नाम जिंदा रखेंगे, बताएंगे सबको कि जनाब ये ज्यादती आपने की थी इस मुल्क के साथ। बहरहाल ये, और खास तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो आपका बॉस है वो खुद अपने मुंह से बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है और फौज चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। आपका वजीर आजम भी, सब लोग ये कहते हैं और बड़े फख्र से ये बात की जाती है। बल्कि जो टाउट सहाफ़ी आपने रखे हुए हैं वो भी आके बताते हैं कि सारे फैसले आप ही करते हैं, कोई और नहीं करता। ये आईनी नुक्ता नज़र से, कानूनी नुक्ता नज़र से आपका हक नहीं है, आपके हलफ की खिलाफ वर्जी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप करते हैं तो ठीक है, ये बात याद रखी जाएगी तारीख में। नाजरीन, बजट के हवाले से खबरें लगातार आ रही हैं और यहां पे एक और खबर है मेरे पास बजट के हवाले से। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। हुकूमत के 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की एक तजवीज़ सामने आई है। लेवीज इसके अलावा हैं जो लेवियां लगाई जाएंगी, और जो टैक्सेस हैं 220 अरब रुपए के, ये नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलेगा अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आपका सेल टैक्स है उसमें भी 1% का इजाफा किया जा रहा है। यानी हमें टैक्स के अंदर ये जो अब बजट आ रहा है इसमें हमें किसी जगह पे भी महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसमें हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जानिब से अभी तक बजट की तजावीज़ के ऊपर किसी किस्म का रद्द अमल फिलहाल सामने नहीं आ रहा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाजरीन, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये नेपरा का रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है। नेपरा आप समझते हैं पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, तो ये नेपरा का जो रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है। नेपरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 8 साल के अरसे में, ये यानी 2026 तक लगा लें तो आप इमरान खान का दौर और ये सारा दौर लगा लें, इस 8 साल के अरसे में जो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को पैसा दिया, वो डॉलर रेट के एतबार से 40 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। यानी IMF से 1 अरब डॉलर लेना हो, UAE का 2 अरब डॉलर वापस करना हो तो पाकिस्तान को वक्त पड़ जाता है। लेकिन IPPs क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के, फ्रंटमैनों के हैं, IPPs में क्योंकि बड़ी कमीशन मिलती है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बिजली जो IPPs ने पैदा ही नहीं की उसका पैसा देने को बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा की और उन्होंने आपको बेची वो तो है जनाब बिजली का बिल, लेकिन वो बिजली जो उन्होंने पैदा नहीं की और वो बिजली जो आपके सिस्टम में नहीं आई और वो बिजली जिसको आपने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसका पैसा जब आप देते हैं तो वो होता है कैपेसिटी पेमेंट। तो जो बिजली आपने नहीं ली उसका पैसा जो आपने दिया, बिजली ना लेने का पैसा जो आपने दिया वो आपने दिया और वो बनी भी नहीं बिजली, आपने ली नहीं, उन्होंने बनाई नहीं और आपने उसका पैसा दिया 40 अरब डॉलर से ज्यादा। और ये जो IPPs पाकिस्तान में आए इनके जरिए से जो टोटल अब तक गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, 101 IPPs हैं, जो टोटल गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई वो 35 अरब डॉलर है। यानी टोटल इन्होंने जो पैसा लगाया बाहर से पाकिस्तान के अंदर वो 35 अरब डॉलर है, और उसके बदले में जो हमने सिर्फ 8 साल में इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे दिया वो 40 अरब डॉलर से ज्यादा है। और पिछले 20-22 साल का हिसाब इससे अलग है, और ये रिपोर्ट है नेपरा की। तो ये पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने और परवेज मुशर्रफ ने मिलकर किया है। परवेज मुशर्रफ का इसमें बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा जो गंद मारा है इसके अंदर वो नवाज शरीफ ने मारा, नंबर 1। नंबर 2 पे आती है पीपल्स पार्टी और नंबर 3 के ऊपर आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज पाकिस्तानी जो है हर साल 2000 अरब रुपया इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में देता है, उस बिजली का जो बिजली पैदा ही नहीं हुई। नाजरीन, 28वीं आईनी तरमीम के मामले में MQM मैदान में आ गई और MQM ने कहा जनाब ये तो हमारी तरमीम है, आज नहीं कल लानी पड़ेगी। ये एक तरह की CV है जो MQM पेश कर रही है आसिम मुनीर साहब के सामने कि देखिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक और आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। चाहते वो ये है, उन्होंने एक नुक्ते पे बात की कि 140A जो है MQM पाकिस्तान का 30 साल से मुतालबा है, यानी जो कराची है उसको वफाक के अंडर कर दिया जाए। देखें, कराची जितना बड़ा है, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, इतना बड़ा तो पूरा मुल्क होता है। कराची और हैदराबाद को अगर एक अलग सूबा भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर आप सिंध में 3 सूबे भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंध तरक्की करेगा इससे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह पता है कि वो अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वोट लेते हैं, अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वो अपना इक्तदार लेते हैं और कराची और हैदराबाद के ऊपर रूल करते हैं।
ये उनका तरीका वारदात है, क्योंकि यहां पे पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है। सारी दिहाड़ियां जो हैं वो इस जगह के ऊपर है। और जिस तरह उन्होंने अपना कराची को कंट्रोल किया हुआ है, कैसे उन्होंने अपना मेयर बिठाया, ये सब आप जानते हैं। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया इसे जानती है। नाजरीन, ईरान ने एक नया और खौफनाक हथियार मुतारिफ करवाया। ये हथियार जो है इसका नाम है रजब 27। रजब 27 एक कश्ती है छोटे साइज की। इसके अंदर 2 क्रूज मिसाइल जा सकते हैं जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दीगर हथियार और बारूद भी जा सकता है। ये लगभग 3 मीटर तक जो समुद्री लहरें हैं उनका मुकाबला भी कर सकती है, और ये बहुत तेज रफ्तार में जाती है। दुनिया में ना हथियारों का पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। पहले और तरह के हथियार बनते थे। ये 2 जंगें ऐसी हुई दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया की जो लड़ाई का नक्शा है उसको तब्दील कर दिया। नंबर 1, जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जंग हुई थी, उसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उसने बताया कि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है और टैंक कितना फारिग है। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई यूक्रेन और रूस की, उसमें भी बहुत कुछ दुनिया ने सीखा। लेकिन जो ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ किया, अपने सस्ते और इंतहाई कम महदूद वसाइल के साथ और कम हथियारों के साथ, उसने बताया दुनिया को कि हथियार की नौयत अगर कुछ और हो तो आप जंग में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी आप जंग का नक्शा बदल सकते हैं। अब इस वक्त एक और खबर मेरे पास आई है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आजकल अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान अपने दिफा के लिए ईरानी मॉडल पे काम कर रहा है। इन्होंने रूस के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है और उसके तहत रशिया वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स बार बार अटैक करती है अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में अब पाकिस्तान एयरफोर्स को वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे अटैक नहीं करने देंगे। एक और चीज है कि अफगानिस्तान कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन